हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने पढ़ा था अभी तक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे, यानी दूरी, विस्थापन और गति पर हम अपने टॉपिक कवर कर चुके थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, तो उससे पहले जो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, आज उन न्यूमेरिकल को यानी कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं और अगले बेस में टोटली न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये दो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। जो आपने पढ़ा उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनको समझा जाए और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, आज आपको ये बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। बीके स्टडीज www.bkstudy.com पे जाएंगे वेबसाइट, वहाँ से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करते ही आपको वहाँ से टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारे लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में ही कोरोना अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, एक पिंड एक पिंड नियत वेग से रेखीय तल पर गतिमान है। याद रखेंगे, रेखीय तल पर गतिमान है। किस पर? रेखीय तल पर गतिमान है। किसी क्षण उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन है, तब रिलेशन बतानी है कि डी लेस देन एस, डी ग्रेटर देन एस, डी इक्वल टू एस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आई इसको समझने के लिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ए, बी और सी। देखिए, ए, बी और सी। अब ए, बी और सी की अगर हम बात करें तो यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर। देखिए, अगर किसी भी केस में हम निकालते हैं और अगर अधिकतर ए बी सी अगर हम सीधी रेखा में रख दें तो ये हो जाएगा 4 और 6। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डिस्टेंस कितनी हुई? 4 और 6 10। और यहाँ अगर हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला तो कितना आया? 7। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कम है। अच्छा, इस केस में अब 4 और 6 डिस्टेंस कितनी है? 10 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 10। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो होगी वो या तो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो दूरी जो है या तो फिर विस्थापन के बराबर होगी या दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। तो इसमें कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें दूरी बड़ी हो और बराबर हो, दोनों एक ही रिलेशन में आ जाएं, ऐसा कोई सिंबल नहीं है। तो इसका जो निशान होता वो क्या होता, यानी चिन्ह, ये डिस्टेंस सॉरी इसका जो चिन्ह होता है वो होता है दूरी या तो बड़ी होगी और या फिर क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। दूरी जो होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस यानी कि विस्थापन से हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दो कण ए और बी के विस्थापन ग्राफ सरल रेखाएं हैं, समय अक्ष के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री के, तो इनके बेगों का अनुपात। अच्छा, हम जानते हैं कि बेग, अगर बेग की बात करें तो बेग बराबर होता है यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा टेन थीटा रिलेशन। अब बी ए बराबर भी टेन थीटा और बी बराबर भी टेन थीटा। तो अगर हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो एक इक्वेशन बनकर आएगी हमारे सामने, क्या आएगी? बी ए अपॉन वी बी बराबर टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू। अब देखिए, टेन थीटा वन यानी टेन तीस और नीचे कितना? टेन 60। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और अपॉन में √3। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/√3 इक्वल टू 1/√3, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 1:3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कई एग्जामों में आ चुका है। एक 1.2 मीटर की नलिका है और 640 पर मीटर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड की चाल से एक गोली निकलती है। त्वरण नियत होने पर फायर के पश्चात नलिका में लगा समय, जो नलिका में समय गया तो वो क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दे रखी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की बात करें कितनी दे रखी है 1.2। फिर हमें वेग दे रखा है यानी कि वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है v इक्वल टू 640 मीटर पर सेकेंड। अच्छा u 0 है। अब सबसे पहले हमें a निकालना होगा। क्या निकालना होगा? a। जब हम a निकाल पाएंगे उसके बाद ही हम t निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अब इक्वेशन बनती है जिसमें s भी आ जाए और जिसमें a आ जाए और t की टर्म ना हो। तो एक इक्वेशन आती है गति की बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर बराबर यू। अब देखिए ये हो जाएगा 640 इंटू 640। अब u 0 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 1.2 और इंटू कितना s। देखिए 1.2। अब यहां पर अगर हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहां पर ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा कितनी बार। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 से, तो ये जाएगा 16। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार 20, 80 बार। तो अब देखिए क्या इक्वेशन बनी। s बराबर आपके पास जो वैल्यू आई 640 गुणा, ठीक है, यहां पर कितना बचा 80 और गुणा कितना 10। इसको हम लिख सकते हैं 64, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास बचा था 64 गुणा 8 गुणा 10 की घात 3। तो ये हो गया हमारे पास क्या, त्वरण। ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण। अब हम इक्वेशन लगाएंगे b बराबर u प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें ये पता है u तो 0 है, b इक्वल टू क्या आएगा ए टी। अब t की वैल्यू निकालनी है, t बराबर क्या हो जाएगा b अपॉन ए। तो b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, b की वैल्यू 640 और इसकी वैल्यू 64 गुणा 8 और गुणा 10 की घात 3। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जाएगा 10 बार। अब 10 बार जाएगा क्योंकि 64 और बटे में 3 भी था यहाँ पर, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया। देखिए अब ये हो जाएगा आपके पास 30। कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 30 और 30 बटे कितना 30 बटे 8 और गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -3। तो आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की घात -3। तो लगभग लगभग 4 मिली सेकेंड। कितने सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। तो यहां पर आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। तो देखिए इसमें स्टेप हमने क्या किए। सबसे पहले वी स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से क्या निकाला हमने, a। फिर दूसरी इक्वेशन में b बराबर u प्लस ए टी से हमने किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की। तो इस चीज पर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक लड़का 6 किलोमीटर, याद रखना, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित, दोबारा समझ लें इसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो देखिए 2 इंटू 2.5 और इंटू कितना 4 और अपॉन में कितना 2.5 प्लस 4। तो यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 20 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6.5। अब 20 अपॉन 6.5 तो यहां पर सॉल्व करेंगे 13 और यहां पर 14। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी 40 अपॉन 13। तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन देखिए। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखें इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल। त्वरण जब चलता है तो आपको ये पता होगा
यहाँ पर ये चाल समय के साथ साथ बदलती रहती है, तो परिवर्तित, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है। जब चाल परिवर्तित हो रही है तो वेग भी, यह पृथ्वी से दूर जाता है, सदैव पृथ्वी नहीं, अगर त्वरित कभी पृथ्वी के करीब भी आता है और दूर भी, तो दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, यह सदैव एक बल पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर होगा? सी। ठीक, क्योंकि यहाँ गलत छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तृतीय नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, के परिणाम व दशाएं समान होती हैं। देखिए, दिशाएं समान नहीं होती तो ये नहीं होगा, एक ही वस्तु पर नहीं लगती। किसी भी वस्तु एक दूसरे के अभिलंब पर लंबवत कार्य करती है? नहीं। तो क्या करती हैं? एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। मैंने ये क्वेश्चन बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में कोई गोलरक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा करके गोलरक्षक, तो जब मैंने बताया था गति के द्वितीय नियम में क्या बताया था कि जब वो पीछे की तरफ हाथ खींचता है तो टाइम को बढ़ाता है। अब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, और कम होगा तो उसके हाथों पे फुटबॉल द्वारा कम बल लगेगा। तो क्या है, लगा बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है, यानी कि वो टाइम को बढ़ाएगा तो बल कम लगेगा। तो इसका आंसर होगा बी। अब आता है किसी पिंड का जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व इसकी चाल बढ़ाता है, इसकी चाल कम करता है, उसकी गति अवस्था को प्रतिरोधित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित। तो याद रखेंगे, किसी भी पिंड का जड़त्व हमेशा उसकी गति की अवस्था में, जो भी अवस्था है, चाहे विराम हो या गति की, तो उसमें अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, याद रखिएगा, गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। त्वरित है, एक समान है, अवमंदित। देखिए, अगर एक समान गति से चल रही होती तो ये जो सिक्का होता है ये उसके हाथ में आकर गिरता, क्योंकि ये समय के साथ साथ अपनी चाल बदल रही है। अब मान लीजिए हमने जब सिक्का उछाला तब इसकी चाल 2 किलोमीटर थी, अब 2 किलोमीटर पर सेकंड थी, और इसके बाद ये 4 किलोमीटर हो गई। तो हमारा सिक्का तो अभी इस चाल को फॉलो कर रहा है, और ये इस चाल को, तो सिक्का कहाँ गिरेगा? पीछे। तो इसका मतलब क्या है, ये रेलगाड़ी की गति तो कैसी होगी? तो रेलगाड़ी की गति त्वरित है। कैसी है? त्वरित। अगला क्वेश्चन, 20 किलोग्राम का, देखिए क्वेश्चन समझने का है, और कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल होता है, लेकिन अगर समझ से किया जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो देखिए, सबसे पहली बात, फिसल रहा है और इसी पर बनाए रखना है, तो इसका मतलब इस पर कोई बल कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बल तो अवस्था का विरोध करता है, और हमें ये अवस्था बना के रखनी है, तो इस पर जो बल चाहिए हमें कैसा चाहिए? 0। तो आंसर क्या होगा? 0 न्यूटन। बहुत से लोग यहाँ पर सीधे 2 × 4 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और 8 न्यूटन आंसर लगाकर चले आएंगे, जो कि सरासर, तभी कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर है घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर नियत वेग से, तो बनाए रखने के लिए क्या करना है? बनाए रखने के लिए कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो मैंने बताया था रॉकेट किस पर करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस पर करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 2/3 ऊंचाई तक तेल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल, तो आप जानते हैं कि टैंक में भरा जल किस ओर जाएगा। देखिए, अब टैंक का जल भी उसके साथ गतिमान है। अब यहां पर कोई ट्रक चल रहा है, और ट्रक के साथ साथ, अब ट्रक के साथ साथ ये जो ट्रक है, इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये जो जल है, टैंक, ये भी गतिमान है। लेकिन जैसे ही ये ट्रक के पहिए विराम अवस्था में आएंगे, लेकिन ये तो गति अवस्था में रहेगा, तो क्या करेगा? ये इधर की तरफ तो रुक जाएंगे, तो ये तो अपनी गति बरकरार रखेगा, तो क्या होगा? आगे की ओर गति करेगा। तो क्या आ जाएगा? आगे की ओर गति करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण, तो कोई कण आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त को पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है 0, पाई आर, 2r। तो देखिए अभी बात आ रही है अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त को कैसे समझेंगे, ये होता है अर्धवृत्त। अच्छा, अर्धवृत्त मतलब कोण कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप ये आर्क हो गई, तो आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है, सपोज कर लीजिए एल, अब आर कितना है रेडियस, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर। तो आंसर आपका क्या जाएगा, पाई आर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाना चाहिए। देखिए ये यहां पर है, अब ऊपर की ओर फेंका जाना चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई, जब अधिकतम ऊंचाई तब होगी जब हम इस हाइट पर फेंकें। किस हाइट पर फेंकें, इस हाइट पर। इस हाइट के लिए थीटा कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, हमें पता है एच मैक्सिमम का एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90। अब साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये उसी का है। तो आप देखिए यहां पर पहली लाइन में क्या है, विस्थापन। यहां पर पहली लाइन में क्या है, अगर आप देखें तो विस्थापन है, और जब विस्थापन की बात करें तो पहली लाइन में जब विस्थापन है तो इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, अब विस्थापन से बात कर रहे हैं तो विस्थापन मैंने बताया था या तो कम होगा या फिर बराबर होगा, दो ही केस होंगे, दूरी अधिक होगी या बराबर होगी। तो विस्थापन के बारे में पूछा है तो क्या होगा, कि बराबर या कम। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु गमन करती है। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु गमन करती है। तो वह वस्तु कौन सा गमन करेगी, तो वह करेगी एक समान त्वरण से। कैसे त्वरण से, एक समान त्वरण से। अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ बीटी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ग्राफ है ये, ग्राफ में अगर ये है तो हमें ये बताना है कि इस ग्राफ में कि हमें बताना है कि क्या निकाल दें। तो इसका मतलब क्या है, एक समान त्वरण से क्या कर रहा है, गति। देखिए समय के साथ साथ क्या कर रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से मैरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम अवस्था में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है और एक समान वेग से गति कर रहा है। तो आप जाने कि जब वो गति कर रहा है और मैरी गो राउंड, तो मैरी गो राउंड जो झूला होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है ये, तो इसको कहते हैं हम त्वरित गति। तो ये कौन सी गति आएगी, त्वरित गति। तो कौन सी गति में होगा, तो इसका आंसर होगा त्वरित गति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी ग्राफ द्वारा क्षेत्रफल भौतिक राशि को निरूपित करता है। तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल को निरूपित करता है, और क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है, तो क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है, एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, ए बी सी डी किसी सड़क पर गति कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर चित्र ए बी सी डी, तो कुछ इस तरीके से चित्र होगा, मैं आपको चित्र बना देता हूं। देखिए ये बी है, ये सी है, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। इस तरीके से गति है। तो अब आपको बताना है कार ए की चाल डी से अधिक है, तो डी की जगह यहां पर बी कर लेंगे बस, और यहां पर क्या कर लेंगे, बी। तो ए की चाल बी से अधिक है, गलत, क्योंकि ए की चाल कम है तभी ये ज़्यादा समय ले रही है। फिर आता है कार बी सबसे धीमी है, गलत, क्योंकि कार ए सबसे धीमी है। कार बी की चाल सी से अधिक है, कार बी की चाल सी से अधिक है, गलत।
कार सी सबसे धीमी है, गलत। तो यहाँ पर बस जो क्वेश्चन करना था, कार ए की चाल बी की चाल से अधिक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बस इतना कर लेंगे, बी की चाल ए की चाल से अधिक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति से निरूपित कर रहा है? देखिए अभी पीछे क्वेश्चन कराया है, एक समान गति का निरूपण कौन सा करता है ग्राफ, तो एक समान गति का निरूपण कौन सा ग्राफ कर रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो एक समान गति का निरूपण करेगा। अगला, वेग समय की प्रवणता, अभी बताया वेग समय की प्रवणता, तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शित करती है, तो आपको पता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसे करेगी प्रदर्शित, तो ये करती है आपका त्वरण को। किसको करती है, त्वरण को। ठीक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? देखिए पहले, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या होगा, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो इसमें क्या होगा, चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होंगे जब एक सीधी रेखा पर बात होगी। ठीक है, मैंने बताया भी था कि अगर ए बी सी विस्थापन और दूरी तभी बराबर होंगे जब वो एक सरल रेखा में होंगे। इसके अलावा हर केस में दूरी की वैल्यू विस्थापन से अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट बॉल को मारने पर जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गेंद पर जब भी गेंद चल रही है तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल। तो घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इस पर क्या मतलब क्या है, गेंद की विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड, देखिए वेग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, दूसरा वेग क्या है, और नाव कितना, ये कूदा आपका 0.5 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 0.5। तो अगर हम यहां पर देख सकते हैं कि v1 दे रखा है v2 और u1 भी 0 था और u2 भी 0 है, तो अगर संघट के नियम से देखें तो u1 u2 जब 0 होता है तो m1 v1 बराबर हो जाता है m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यानी m1 v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 v2। तो अगर हम देखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है, तो m1 की वैल्यू अगर m1 इंटू 5, m1 इंटू 5 और गुणा कितना हो जाएगा, देखिए दोबारा देख लें इसे, m1 देखिए m1 इंटू 5 इक्वल टू, अब m1 इक्वल टू 5, m2 इक्वल टू 0.5, तो पॉइंट हटाया 0, 5 से 5 कैंसिल, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू m1। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक द्रव्यमान का कितना हो जाएगा 10 गुना। तो आंसर क्या आएगा आपका 10 गुना, याद रखेंगे आंसर क्या आएगा आपका 10 गुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, देखिए जैसे ही मैंने बताया था कि जैसे ही इसमें लंबाई घटती है, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कल का आपने वीडियो पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वेग से गतिमान ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, याद रखना इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक व्यक्ति गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। अब नियत वेग से चल रही है तो गेंद वापस कहाँ आएगी, यात्री के हाथ में। कहाँ आएगी, यात्री के हाथ में। अगला क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान के दो व्यक्ति
पैरों पर बर्फ पर चलने वाली स्केट बांधकर समतल मैदान पर परस्पर कुछ दूरी पर खड़े हैं। एक व्यक्ति की कमर पर रस्सी बंधी है, दूसरी व्यक्ति के सिरा हाथ में है। यदि दूसरा व्यक्ति रस्सी को अपनी ओर खींचे तो दोनों व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखें, जितना बल वो इस पर लगाएगा उतना ही बल इस पर लगेगा। अब नीचे तो घर्षण है नहीं, तो घर्षण नहीं है तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। दोनों व्यक्ति समान संवेग से एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को कांच की खिड़की पर मारा जाता है तो यह कांच को तोड़ देता है, परंतु जब बंदूक की गोली उस पर दागी जाती है तो यह केवल खिड़की में छेद बनाकर पार हो जाती है। क्यों? तो मैंने बताया था क्यों? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। देखिए, अगर जड़त्व नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर विराम के जड़त्व के, क्योंकि गोली का वेग अधिक होता है इसलिए वो कम समय कांटेक्ट में रहती है, और कम समय कांटेक्ट में रहती है तो पार निकल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखें। और इसका अगर आपको विस्तृत देखना है तो जो गति के समीकरण मैंने कराए हैं, टॉपिक प्लेलिस्ट में पढ़ा है वीक स्टडीज पर, आप देखेंगे वहां गति के समीकरण, तो इसकी पूरी डिटेल मैंने उसमें दे रखी है। हम धूल भरे कंबल के धूल कणों को उड़ाने के लिए डंडी से क्यों पीटते हैं? क्योंकि देखिए, अगर डंडी से पीटेंगे तो जो धूल के कण होंगे वो विराम में रहेंगे, और विराम अवस्था के जड़त्व के कारण क्या होंगे? वो विराम के कारण क्या करेंगे? अपने आप को विराम अवस्था में बनाए रखेंगे, जबकि बाकी चीज गति अवस्था में। तो इस कारण क्या होगा? विराम के जड़त्व के कारण क्या होगा? धूल अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, बिजली बंद करने के पश्चात भी पंखे की पंखुड़ियां कुछ देर तक चलती रहती हैं। तो देखिए, अब कोई चीज अगर गति अवस्था में है तो वो गति के जड़त्व के कारण अपनी गति को बनाए रखने का क्या करती है? प्रयास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज का सवाल, एक चक्कर काटती हुई मेज पर 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। इस सिक्का स्पर्श जया दिशा में क्यों उठ जाता है? विराम जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।